वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए देखते हैं एक बार कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं विच डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो गाइस, देयर आर थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं। एक है इंड एस 32, एक है इंड एस 107 और एक है इंड एस 109। इंड एस 32 जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशंस विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एज लायबिलिटी और इक्विटी। ये एक टर्म है, हम थोड़ा सा समझेंगे इसको, इस सेशन में कुछ समझेंगे और कुछ सब्सिक्वेंट सेशंस में समझेंगे। नेटिंग और ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 107 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, सेट्स आउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कि उसको कैसे डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और नोट्स टू अकाउंट्स में। इंड एस 109 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन recognition of financial instruments, derecognition of financial instruments, measurement of financial instruments, classification of financial instruments, impairment कैसे होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, और हेज अकाउंटिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है और नॉन डेरिवेटिव्स क्या होता है, राइट। तो एक बार ही देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में कुछ कवर करेंगे और कुछ सब्सिक्वेंट सेशंस में भी कवर करेंगे। सो गाइज, एक है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लायबिलिटी और इक्विटी क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शंस विच आर इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, reclassification from equity to liability and liability to equity, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इम्पेयरमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे होती है, रिकॉग्निशन कैसे करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, डी रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और हेज अकाउंटिंग क्या होती है। सो गाइज, ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं ये अपने आप में ही एक पूरा सेशन कवर करते हैं जो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको बताएंगे। बट इस सेशन के लिए हमारा फोकस होगा फर्स्ट वाले बुलेट पे जो है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो आइए एक बारी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स पे समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ। तो अब इस डेफिनेशन में वो बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए जिसके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट है which will give rise to a financial asset of one entity and a financial liability of another entity, तो वो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट बनेगा और दूसरी एंटिटी के लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एक्स लिमिटेड। यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर टू पार्टीज, ए लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड, एंड देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स। तो देर आर टू पार्टीज एंड देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स, एज सच इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है वो एक बार ही देखो। इस केस में अगर आप देखोगे तो अगर ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को गुड्स सेल किए हैं तो ए लिमिटेड एक फ्यूचर डेट पे क्रेडिट, लेट्स से उसने 90 डेज पे एक क्रेडिट टर्म्स पे एक्स लिमिटेड को गुड्स बेचे हैं, तो 90th डे पे उसको पैसा वापस मिलेगा। तो आज की डेट में क्या होगा, ए लिमिटेड के बुक्स में वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। देयर इज अ राइट टू रिसीव मनी इन द फ्यूचर, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। तो वो ए की लिमिटेड में वो ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाएगा विच इज अ फाइनेंशियल एसेट। एक की बुक्स में वो फाइनेंशियल एसेट बन गया। एक्स लिमिटेड के पास एक ऑब्लिगेशन है कि वो 98 डे पे पे करेगा, तो पे करेगा तो वो ट्रेड पेएबल बन जाएगा और ट्रेड पेएबल इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ए की बुक्स में तो वो फाइनेंशियल एसेट बन गया और एक्स की लिमिटेड में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट
that gives right to a financial asset of one entity and a financial liability of another entity. तो इस केस में दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, ए के लिए वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, वो फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, एक्स के लिए वो ट्रेड पेएबल बन जाएगा विच इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, एज सच इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। एक और एग्जांपल समझते हैं क्योंकि डेफिनेशन में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला था। एक्स लिमिटेड इश्यूड इक्विटी शेयर्स टू वाई लिमिटेड, यहां पे भी दो पार्टीज हैं एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स और वाई लिमिटेड इन्वेस्ट कर रहा है एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में, राइट। दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में वो इक्विटी बन जाएगा और वाई लिमिटेड की बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी विच इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो वाई की बुक में क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में विच इज अ फाइनेंशियल एसेट उसकी बुक्स में बन जाएगा, और एक्स लिमिटेड की बुक्स में वो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है तो उसके लिए वो इक्विटी बन जाएगा, राइट। तो डेफिनेशन क्लियरली क्या कहती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू a financial asset of one entity and a financial liability of another entity or equity instrument of another entity। तो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा एक एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी एंटिटी के लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। आई होप बहुत ही सिंपलर वे में हमने इसको समझा है डेफिनेशन को। अब हम समझेंगे कि ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है। So let's move to the subsequent slide. A financial asset is any asset that is, इसमें चार तरीके की बातें कही गई हैं इस डेफिनेशन में। A financial asset is any asset that is, पहला जानते हैं that is cash। अगर आज की डेट में मेरे पास कैश पड़ा है तो कैश इज माई फाइनेंशियल एसेट। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड में डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन की हुई है। सेकंड वो बोलता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अगर मेरे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दूसरी एंटिटी के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था जहां पे एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी के इक्विटी शेयर्स लिए हुए थे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट थी, एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स था तो वो इक्विटी शेयर बन जाता है दूसरी एंटिटी का। ये भी डेफिनेशन क्लियरली स्पेसिफाई करता है। थर्ड इज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, any asset where there is a contractual right to receive cash or financial asset at a future date and exchange financial assets or financial liabilities under potentially favorable conditions। फेवरेबल होगा तभी एसेट बनेगा, अनफेवरेबल होगा तो वो लायबिलिटी बनती है, राइट। तो पहला तो उसने बोला कि अगर कैश है तो कैश मेरा फाइनेंशियल एसेट है। फिर उसने बोला कि डेफिनेशन ने कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दूसरी एंटिटी का वो भी मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल एसेट, और देयर इज अ राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज अंडर कंडीशंस व्हिच आर पोटेंशियली फेवरेबल। इसको अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे और थोड़ा इजियर वे में समझाने की कोशिश करेंगे। एक चौथी चीज और है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बारे में उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ध्यान रखिए ये है एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम बेसिक्स कर रहे हैं आज के सेशन में तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, बट हम सब्सिक्वेंट सेशंस जो अब अपलोड करेंगे वीडियोस उसमें हम इस सारे टॉपिक्स पे टच बेस करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट इज कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, और इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल एसेट, और इट इज अ राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए, एज सच उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई इक्विटी शेयर्स के लिए। डेफिनेशन वेरी क्लियरली बोलती है कि अगर आपके पास कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दूसरी एंटिटी का, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट।
तो डेफिनेशन स्पेसिफिकली इंक्लूड्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसलिए वो फाइनेंशियल एसेट है। अगला देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। सो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम ऐसे बोल लें कि अगर हुआ है जिससे मेरे को कैश मिले, मैं फाइनेंशियल एसेट भी है, कैश और फाइनेंशियल एसेट मिले, बट अभी सिंपलर के वे में समझते हैं कि अगर कभी मुझे कैश मिलना है वापस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि मेरे को कैश मिलेगा, दैट इज माई फाइनेंशियल एसेट। अगर मैंने किसी बॉन्ड में या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, देर आर टू पार्टीज, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आज मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, एक फ्यूचर डेट में मेरे को वो पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेंगे, तो पैसे वापस मिलेंगे, कैश मिलेगा, इसीलिए वो देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, एज सच इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। थर्ड है लोन्स एंड रिसीवेबल्स। लोन्स एंड रिसीवेबल्स बोल दूं कि मैंने किसी एंटिटी को लोन दिया है, मैंने किसी एंटिटी को डिपॉजिट दिया है, या फिर मैं कहूँ मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स है, मैंने किसी एंटिटी को गुड्स सेल किए हैं। इन तीनों केसेस में मेरे पास क्या होगा, मैंने आज की डेट में किसी एंटिटी को लोन दिया है, वो कल मुझे वापस लौटाएगा, तो देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। मैंने किसी एंटिटी को डिपॉजिट दिया है, तो कल की डेट में मेरे देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट दैट आई विल रिसीव कैश बैक, तो वो भी मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पीरियड पे, लेट्स से 90 डेज के, तो 90 डेज में अदर पार्टी विल रीपे मी, तो वो भी मेरा एक राइट है रिसीव कर, कैश रिसीव करने का, इसीलिए वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये परपेचुअल मतलब जो जिसकी कोई स्पेसिफाइड मेच्योरिटी नहीं होती है, बट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जब भी वो मेरे को पैसे वापस मिलेंगे, एंड अगेंस्ट रिपीटिंग मेरे को कैश वापस मिलेगा, देन इट विल बिकम माय फाइनेंशियल एसेट। तो आज की डेट में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, देयर इज अ प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो ये भी मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेफिनेशन बड़ा क्लियरली बोलती है, एनी एसेट दैट इज कैश, कैश एंड अदर इक्विवेलेंट्स मतलब कैश हो गया, बैंक हो गया, अदर इक्विवेलेंट्स हो गए, वो सारे के सारे मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है। तो डेफिनेशन क्लियरली स्पेसिफाइज एंड इट इंक्लूड्स कैश, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। बैंक बैलेंस, एज आई सेड, कैश हो, बैंक हो और एनी काइंड ऑफ कैश इक्विवेलेंट हो, दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट। इन्वेंट्रीज, आज की डेट में मेरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है कि मेरे को फ्यूचर डेट पे उससे कुछ कैश या फाइनेंशियल एसेट मिलेगा। हाउएवर, अगर कल की डेट में मैं उसको किसी पार्टी को बेच देता हूं तो वो मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाएगा, तब वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट्स बन जाएगा। लेकिन आज की डेट में देयर इज नो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कि मुझे कुछ कैश उसमें मिलेगा। मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, मैं उसका कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्वेंट्री पड़ी है, या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जैसे कि ये एलईडी है, जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि और तरह के एसेट्स हैं, या फिर इनटेंजिबल एसेट्स हैं। देयर इज नो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कि मुझे फ्यूचर डेट पे कैश मिलेगा। तो as such these are not my financial assets, as such these are not classified as my financial instrument, right? Does not fulfill definition because there is no contractual right to receive any cash or financial instrument, financial assets. Prepaid expenses, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर, मैंने आज की डेट में पैसा पे किया है कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए जो मेरे को सब्सिक्वेंट डेट पे मिलेंगे वापस। तो सब्सिक्वेंट डेट पे मुझे क्या मिलेंगे फ्यूचर डेट पे, गुड्स या फिर सर्विसेज। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी फाइनेंशियल एसेट, राइट। तो प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा बट मेरे को कैश या कोई भी फाइनेंशियल एसेट नहीं मिलेगा, एज सच इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। सिंपल रूल है, कैश मिलेगा तो मेरा फाइनेंशियल एसेट होगा, गुड्स मिलेंगे तो मेरा फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। एडवांस रिसीव फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एडवांस मेरे को आज मिल गया है, नाउ देयर इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मी टू पे, तो मेरी लायबिलिटी है फ्यूचर डेट पे आगे पे करने की, मेरे पास कोई इसमें राइट नहीं है, मुझे तो उल्टा डिलीवर करना है, राइट। तो एनी काइंड ऑफ एडवांस रिसीव बिकॉज देयर इज एन ऑब्लिगेशन
पे इट बैक, वो मेरा कैश और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं मिलेगा, एज सच दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड, गोल्ड सिल्वर एनी काइंड ऑफ कमोडिटीज जो भी मेरे पास पड़ी है, क्योंकि वो पड़ी है, इट इज हाईली लिक्विड है, लेकिन देयर इज नो प्रेजेंट राइट, आज की डेट में मैंने गोल्ड पहना हुआ है, मुझे उससे कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं मिल रहा है कि वो फ्यूचर डेट पे मेरे को कैश या फाइनेंशियल एसेट मिलेगा। कल को मैं गोल्ड बेचने जाऊंगा तब मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलेगा। आज की डेट में देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल एसेट, एज सच इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक केस स्टडी से समझते हैं। हमने उसमें एक बार डेफिनेशन में समझा था कि डेफिनेशन में क्या था उसके अंदर कि कैश होगा या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। तो कैश हमने एग्जांपल से समझ लिया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी हमने एग्जांपल में समझ ली, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट समझ लिया। एक और था एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस। तो एक बार इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है। A Limited holds a call option to purchase equity share in listed company B Limited for 100 rupees per share at the end of 90 days period, and if the value of the share, थोड़ा और आसान में समझते हैं, A Limited के पास एक कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या है कि वो दूसरी एंटिटी जो कि B Limited है उसके इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हैं, जो 100 रुपए का एक शेयर है, राइट। 98 डे पे वो परचेज कर सकता है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द एक्सरसाइज डे, एक्सरसाइज करने के टाइम पर अगर उसकी वैल्यू 100 से बढ़ जाती है, लेट्स से वो 150 हो जाती है, 150 हो जाती है, तो क्या होगा उस केस में? क्या ये मेरा फाइनेंशियल एसेट बनेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैंने किसी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करे हैं तो वैसे ही मेरा ये बाय डेफिनेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो मेरा फाइनेंशियल एसेट तो है ही। लेकिन पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि अगर 90th डे पे वो 100 रुपए की जिसकी शेयर की वैल्यू थी वो 150 हो जाती है, तो मुझे 50 का और बेनिफिट हो जाता है, मीन्स मेरे लिए वो पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस है। अगर इसके उल्टा होता, 100 का शेयर 50 का रह जाता, तो वो होती पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट। फेवरेबल कंडीशन मतलब 100 रुपए का शेयर 150 का हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो फेस वैल्यू थी उससे गिर के प्राइस कम हो गया। एज इट इज पोटेंशियली फेवरेबल, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया। बी लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं तो उसके लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो डेफिनेशन तो मेरी फाइनेंशियल एसेट की मीट हो गई, लेकिन क्योंकि 50 रुपए का मेरे को बेनिफिट हुआ, दीज आर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस, अच्छा चल रहा है टाइम, मेरे को पैसा मिला है, 100 लगाए थे 150 में मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी ए लिमिटेड फाइनेंशियल एसेट्स तो बुक करेगी, लेकिन उसमें क्या करेगी, क्योंकि उसके पास वो कॉल ऑप्शन था, तो दे विल डेबिट कॉल ऑप्शन और वो क्रेडिट कर देंगे अदर इनकम को, क्योंकि अदर इनकम मेरी बिजनेस इनकम नहीं है इसलिए उसको अदर इनकम बोलता है। तो जो 50 रुपए का डिफरेंशियल था वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ऑप्शन कॉल एसेट डेबिट टू अदर क्रेडिट, अदर इनकम। बी लिमिटेड की बुक्स में बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि उसके लिए 100 रुपए का शेयर 150 में देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी बुक्स में एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 50 रुपए से, और उसके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि उसको वापस करना है, तो वो 50 रुपए से एक्सपेंस को डेबिट करेगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करेगा। तो ये एग्जांपल था पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस का, राइट। तो हमने अब डेफिनेशंस में क्या क्या कवर कर लिया, हमने डेफिनेशन में स्पेसिफिकली क्या क्या कवर कर लिया। अगर तो कैश है तो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दूसरी एंटिटी का मिला, इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि मुझे एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे कैश मिलेगा या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट मिलेगा, वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस, तो भी मेरा वो फाइनेंशियल एसेट्स है। फोर्थ क्या था, अगर वो सेटलमेंट होगा इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, वो हम इस सेशन में कवर नहीं कर रहे हैं, वी विल कवर इन दी सब्सिक्वेंट वीडियोस, राइट।
तो आई होप आपको फाइनेंशियल एसेट समझ में आ गया होगा क्या है। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। या मैं कहूँ अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी पहले समझते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, फिर हम दोबारा से एग्जांपल्स लेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे कि फाइनेंशियल एसेट था इज एनी एसेट दैट इज कैश, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट इज a contractual obligation to deliver cash or another financial asset. Financial asset में there was a contractual right to receive cash, यहाँ पर है there is a contractual obligation to deliver cash or another financial assets. एक एंटिटी का एसेट होगा तो दूसरी एंटिटी का लायबिलिटी होगा, और एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस. If there is a right obligation to exchange any financial asset or liability under अनफेवरेबल कंडीशंस, तो वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटीज. ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो मेरे फाइनेंशियल एसेट में हमने डिस्कस किया था, राइट. देन देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी. ये भी हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे, वी विल कवर इट इन दी सब्सीक्वेंट सेशंस. अब देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स. प्रीवियस जब हम फाइनेंशियल एसेट देख रहे थे तो वहां पे डिपॉजिट दिया था, डिपॉजिट्स गिवन. यहां पर क्या है, डिपॉजिट रिसीव्ड. आज मेरे को पैसा मिला है, देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू पे एट अ स्पेसिफाइड डेट, एज सच इट इज माय फाइनेंशियल लायबिलिटी. वहां पे हमने डिस्कस किया था ट्रेड रिसीवेबल्स. आज की डेट में मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि 90th डे पे, क्योंकि क्रेडिट टर्म था 90th डे में उस एग्जांपल में, तो 90th डे पे मुझे पैसा मिलना था. अब वो ट्रेड पेएबल है, दूसरी एंटिटी के लिए क्या है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है. 90th डे पे उसको पे करना है, एज सच इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. देयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स. मैंडेटरीली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, ये हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में एक एग्जांपल भी है तब हम डिस्कस करेंगे. दिस इज आल्सो अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. Finance lease obligation, again it is a financial liability. Financial guarantee, again there is a contractual term. एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं तीनों को. मैंडेटरीली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने किसी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, राइट, और फ्यूचर डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट नहीं, रिडीम हो जाएंगे. वो मैंडेटरी है कि वो रिडीम होंगे. तो लेट्स से कि वो 1 साल के बाद वो रिडीम होंगे, या 5 साल के बाद, या 10 साल के बाद रिडीम होंगे. देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. फाइनेंशियल गारंटी है, मैंने किसी को एक गारंटी दी है कि अगर एक पार्टी आपको पे नहीं करती है तो मैं पैसे दूंगा. तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कि मुझे किसी भी टाइम, एक फ्यूचर टाइम पर अगर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट करती है तो मुझे उसको पैसे देने होंगे. सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इसलिए वो भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है. डेफर्ड रेवेन्यू, वारंटी ऑब्लिगेशंस, इनकम टैक्सेस. इनकम टैक्सेस, दीज आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, दीज आर गवर्न्ड बाय लॉज. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक दूसरे ए और बी के बीच में, दो पार्टीज के बीच में. ये स्टैट्यूटरी एसेट्स और लायबिलिटीज है. दीज आर नॉट माय कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट्स और लायबिलिटीज, एज सच दीज आर नॉट माय फाइनेंशियल लायबिलिटी, एज सच दिस इज नॉट माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वारंटी ऑब्लिगेशंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू. डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है कि मेरे पास कोई भी आज की डेट में, क्योंकि वो डेफर हो गया है, अगर रेवेन्यू होता तो ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड पेबल में कवर हो जाता, क्योंकि वो डेफर्ड है. आज की डेट में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का. वारंटी के केस में भी क्या होता है, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे. अगर कल को कुछ डिफेक्ट निकलता है, वारंटी देते तो मैं उसको कुछ रिप्लेस करूंगा, गुड्स और सर्विसेज दूंगा. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. तो एज सच दिस इज अगेन नॉट माई. अगर कोई भी चीज कैश में मिलनी है तो वो फाइनेंशियल एसेट है, कोई भी चीज कैश में पे करनी है, सिंपल टर्म्स में समझे तो वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी. अब एक बार ही देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जांपल. XYZ Limited has issued preference shares requiring coupon payments of 9% to be made annually. क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा? समझते हैं थोड़ा सा. XYZ लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किए, इशू करे. 9% इंटरेस्ट रेट, जो कूपन रेट है, वो हर साल उसको 9% वापस आएगा, राइट, मिलेगा जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है.
तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि मेरे को 9% हर साल उसको पे करना है कैश में, राइट? तो एक्स वाई जी क्योंकि वो पे करेगी, तो एक्स वाई जी के लिए देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे 9% हर साल एवरी ईयर, एज सच दीज फाइनेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स आर अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक्स वाई जी के लिए लायबिलिटी है, जिस पार्टी को वो इश्यूज हुए हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसी पेज पे। एंटिटी ए इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर मैंडेटरीली रिडीमेबल एट पार इन 10 इयर्स, राइट? कि वो 10 साल के बाद उसको वापस से रिडीम करना है, राइट? तो एंटिटी ई के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, किसी दूसरी पार्टी को इशू करे हैं, 10 साल में वो रिडीम होंगे ही होंगे। तो देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू पे कैश एट ईयर 10, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं एज सच, क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक और केस समझते हैं। PQR लिमिटेड, अ हाई प्रोफाइल कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है PQR लिमिटेड, जिस हैज अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड, जो हर साल हर रेगुलर इंटरवल्स पे डिविडेंड देती आई है अपने शेयर होल्डर्स को। द सब्सक्राइबर टू दीज शेयर्स एक्सपेक्ट द रेगुलर डिविडेंड पे आउट एंड इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस। वो पास्ट में तो डिविडेंड देती आई है एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो फ्यूचर में भी डिविडेंड पे करेगी। तो क्या ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो PQR लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा? अगर बिना सोचे समझे बोले तो हाँ, क्योंकि फ्यूचर डेट पे मेरे को डिविडेंड मिलना है, तो यस PQR के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जिसको मिलना है वो फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा उसके लिए। बट क्या प्रोबेबिलिटी विल डिसाइड कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तभी होगा जब सर्टेनिटी होगी कि मेरे को पे करना है कि नहीं। मेरे लॉसेस हो गया PQR लिमिटेड को आगे फ्यूचर में, तो क्या वो डिविडेंड पे करेगी? नहीं करेगी। प्रॉफिट कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो क्या वो डिविडेंड पे करेगी? नहीं करेगी। प्रॉफिट और बढ़ गया तो भी क्या वो डिविडेंड पे करेगी? देयर इज नो सर्टेनिटी। क्या पता वो वापस से डिप्लॉय करे उस फंड्स को और ज्यादा प्रॉफिट करे। तो देयर इज नो सर्टेनिटी कि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि उसको पे करना है। एज सच दिस इज नॉट माय फाइनेंशियल liability. There is no contractual obligation to pay any cash or financial asset. Assets and liabilities classification shall be based on contractual rights. फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है, आउटफ्लो होगा नहीं होगा, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे, जो इस केस में नहीं था, पास्ट में दिया है, आगे भी देगी, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन देगी या नहीं देगी, देयर इज एट प्रेजेंट नो ऑब्लिगेशन टू पे केयर, एज सच इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। हमने समझा था डेफिनेशन में कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक फाइनेंशियल एसेट होता है एक एंटिटी के लिए, और दूसरी एंटिटी के लिए या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होगा। तो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने फाइनेंशियल एसेट भी समझ लिया कि डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी समझ लिया। एक थर्ड चीज और रह गई है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम डिटेल में इसको रिव्यू डिस्कस नहीं करेंगे इस सेशन में, हम सब्सिक्वेंट सेशन में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक बार ही समझ लेते हैं कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। Equity instruments are contracts that evidences a residual interest in the assets of the company. सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर मेरे पास इक्विटी शेयर्स पड़े हैं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो सारे क्रेडिटर्स, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद जो कंपनी में बच जाएगा, जो एंटिटी में बच जाएगा, वो मुझे मिलेगा, राइट? तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी लायबिलिटीज जो भी बच जाएगा मेरे लिए, वो मेरे को मिलेगा, वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स लिए हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि जो भी बाद में बच जाएगा वो मेरे को मिलेगा, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कवर हो गया। तो डेफिनेशन क्या बोलती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का? या तो वो फाइनेंशियल एसेट है एक एंटिटी का, या फिर वो दूसरी एंटिटी के लिए ईदर लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ऑफ अनदर एंटिटी, राइट? तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं। इक्विटी शेयर्स सबको समझ में आता है क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी समझ में आता है। प्रेफरेंस शेयर्स के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए प्रीवियस स्लाइड पे,
वारंट्स होते हैं, रिटर्न कॉल ऑप्शंस होते हैं। हमने एक कॉल ऑप्शन का भी एग्जांपल देखा था जहाँ पे वो उसके पास ऑप्शन था कि वो थोड़े टाइम के बाद उसको 90 डेज पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सारे ऑप्शंस थे कि वो इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेगा। कुछ टर्म्स हैं इस स्टैंडर्ड में कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। उस सब को हम आज इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। बट आज के लिए हम इसी पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लीव्स वेयर देयर इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि हमने पहले समझा था कि ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इंड एस, और हर एक स्टैंडर्ड जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज है, एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर्स है, देयर आर सेपरेट स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, लीजेस, इनकम टैक्सेस, इंटेंजिबल एसेट, दीज आर ऑल डेल्ट बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन, जो हम सब्सिक्वेंट सेशन में करेंगे। तो गाइस एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट के लिए, ताकि क्लियर रहे कि हमने क्या समझा था। देयर इज अ फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरी एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, या फिर उसके बाद कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। फाइनेंशियल एसेट क्या होगा, वो मेरा कैश होगा, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा अनदर एंटिटी का, या फिर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव ईदर कैश और फाइनेंशियल एसेट, और देयर इज अ राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस। फिर हमने बोला था कि कुछ सेटलमेंट होगी इक्विटी शेयर्स में, जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वाली सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देन वी टच्ड अपॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगा, विच इज द रिवर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट। देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अदर पार्टी। और हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे और उसके एग्जांपल्स क्या होगा। तो आई एम श्योर गाइस कि आज जो हमने सेशन में कवर किया है, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, definition of financial equity, financial liability and the definition of equity instruments, these are basic terms जिसको समझे बिना आगे के सेशंस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं आई विल होप दैट ये सेशन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एसेट, लायबिलिटीज क्या होते हैं। आप इसको गो थ्रू करिए, हम इसके बाद थोड़े से और कॉम्प्लेक्स इसको टच अपॉन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।